दोस्तों 14 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो किसी धमाके से कम नहीं था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सीधे सीधे केंद्र सरकार से पूछ लिया कि आखिर 3 सदस्य वाली सिलेक्शन कमेटी में एक कैबिनेट मंत्री को बैठाने की जरूरत क्या है, जब प्रधानमंत्री खुद उसमें मौजूद हैं। और कोर्ट यही नहीं रुका, कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सिंधु की नियुक्ति से जुड़े सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब कर लिए। यानी अब वो फाइलें कोर्ट के सामने आएंगी जिनमें ये बताया गया है कि इन दोनों को आखिर किस आधार पर चुना गया, क्योंकि ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्ती से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। और जो सबसे बड़ी लाइन कोर्ट ने कही वो ये थी कि चुनाव आयोग का सिर्फ निष्पक्ष होना ही काफी नहीं है, उसका निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। इस एक लाइन ने मोदी सरकार के कान खड़े कर दिए हैं और अब सूत्रों की माने तो सरकार के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर कोर्ट ने 2023 के उस कानून को ही गलत ठहरा दिया तो ज्ञानेश कुमार की पूरी नियुक्ति ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा बवाल आखिर है क्या और मोदी शाह इतनी बौखलाहट में क्यों है। चलिए शुरू से समझते हैं पहले बात उस कानून की जिसने सारा खेल बिगाड़ा। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। उस वक्त की बेंच ने कहा था कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक 3 सदस्य वाली कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होंगे। मकसद बिल्कुल साफ था कि चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली ना बने। चुनाव आयोग का चयन ऐसा हो जहां तीनों स्तंभ शामिल हों। लेकिन इसी फैसले के कुछ ही महीने बाद मोदी सरकार ने एक नया कानून ले आया। नाम था चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। इस कानून ने एक झटके से सीजीआई को कमेटी से बाहर कर दिया। उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को बैठा दिया गया। यानी जिस कमेटी को पहले बैलेंस्ड बनाया गया था वो अब पूरी तरह सरकार के पक्ष में झुक गया, क्योंकि सोचिए कमेटी में 3 लोग हैं, एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक नेता विपक्ष। अब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों सरकार के ही लोग हैं, मतलब हर बार वोट 2 बनाम 1 से सरकार के पक्ष में जाएगा। नेता विपक्ष की मौजूदगी सिर्फ दिखावा बनकर रह गई और यही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब कैबिनेट मंत्री भी पैनल में बैठेगा तो नेता विपक्ष की भूमिका शून्य हो जाती है। यानी कोर्ट खुद मान रहा है कि यह पूरा सिस्टम सरकार के पक्ष में झुका हुआ है। अब आते हैं ज्ञानेश कुमार पर। फरवरी 2025 में जब उनकी नियुक्ति हुई थी तभी से विवाद शुरू हो गया था। राहुल गांधी ने तब साफ कहा था कि मोदी और अमित शाह अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त चुनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने उस मीटिंग में डिसेंट नोट भी दिया था, यानी असहमति का लिखित दस्तावेज। लेकिन उनकी असहमति को दरकिनार करते हुए रातों रात ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ये वही ज्ञानेश कुमार हैं जो आईआईटी कानपुर से बीटेक हैं, हार्वर्ड से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़े हैं और अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय में सेक्रेटरी रह चुके हैं, यानी अमित शाह के बेहद करीबी अधिकारी। अब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष क्यों इतना भड़का हुआ है, क्योंकि सीधे गृह मंत्री के साथ काम कर चुके अधिकारी को देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था का मुखिया बना दिया गया और जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है तब से एक के बाद एक विवाद खड़े हो रहे हैं। अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर बहुत बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां 11,965 डुप्लीकेट वोटर मिले, 40,009 वोटर ऐसे हैं जिनके पते फर्जी थे, 10,452 ऐसे थे जो एक ही पते पर बल्क में रजिस्टर, 4,132 वोटर ऐसे थे जिनकी फोटो अमान्य थी और 33,692 लोगों ने फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया था। और इन सब आरोपों पर ज्ञानेश कुमार की चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया। यहीं से वोट चोरी का पूरा अभियान जो है शुरू हुआ। फिर आया बिहार और बंगाल का मुद्दा जिसने आग में घी डालने का काम किया। ज्ञानेश कुमार की चुनाव आयोग ने बिहार और बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराने का फैसला लिया। ये एसआईआर पूरे 23 साल बाद हो रहा था। बंगाल में पिछली बार ये 2002 में हुआ था और टाइमिंग देखिए, ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले
बंगाल में नतीजा क्या निकला, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। बंगाल में कुल वोटर थे 7,66,00,000 से ज़्यादा, लेकिन एसआईआर के बाद 28 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट निकली तो वोटर की संख्या घटकर 6,44,00,000 रह गई। यानी एक ही झटके में करीब 1,22,00,000 नाम काट दिए गए। इसमें से 42 लाख से ज़्यादा वोटरों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में डाल दिया गया, मतलब उनका पूरा मामला जुडिशियल में चला गया और 60 लाख से ज़्यादा नाम तो सीधे फाइनल लिस्ट से बाहर ही हो गए। अब सोचिए, जिन इलाकों में ये नाम काटे गए वो ज़्यादातर मुस्लिम बहुल, दलित बहुल और महिलाओं के थे। ममता बनर्जी ने तब साफ साफ आरोप लगाया था कि एक सोची समझी साजिश है कि एक खास वर्ग के वोटरों को चुनाव से पहले ही बाहर कर दिया जाए। मालदा के कालियाचक इलाके में तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहाँ के लोगों ने मोथाबारी में 7 जुडिशियल अधिकारियों को घेर लिया। उनकी मांग एक ही थी कि हमारे नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़े जाएं, और जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने पहली बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उस सुनवाई में कहा कि चुनाव आयोग के पास असीमित अधिकार नहीं है, वो जैसे चाहे वोटर लिस्ट को संशोधन कर ले। संवैधानिक सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय का पालन करना ही होगा। और जब चुनाव आयोग का जवाब कोर्ट को संतोषजनक नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहकर बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल बनवाया, ताकि कटे हुए नाम वाले लोग अपील कर सके। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस तरह चुनाव आयोग के काम में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया था। बात यही नहीं रुकी दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने एक और बड़ा कदम उठाया। मार्च 2026 में 193 विपक्षी सांसदों ने मिलकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह उनके खिलाफ हटाने का यानी कि रिमूवल मोशन पेश किया। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ऐसा मोशन आया हो। लेकिन 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मोशन को खारिज कर दिया। दोनों ने 15-15 पन्ने की विस्तृत आदेश दिए, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाले गए। यानी इसी से विपक्ष और भड़क गया। उनका कहना था कि बिना जांच के, बिना समिति बनाए सिर्फ अपने स्तर पर मोशन को खारिज कर देना मनमानी है। टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन ने तो ज्ञानेश कुमार के साथ संसद में मौखिक झड़प भी कर ली। टीएमसी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि बंगाल में एसआईआर की वजह से 40 लोगों की जान चली गई, इसीलिए ज्ञानेश कुमार के हाथों पर खून लगा है। और अब सबसे ताज़ा अपडेट जो मई 2026 का है, 6 मई 2026 को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस पर अपना अंतिम फैसला सुना सकता है। और 14 मई की सुनवाई में कोर्ट ने जो ओरिजिनल रिकॉर्ड मांगे हैं वो सरकार को अब पेश करने ही होंगे। याचिकाकर्ता डॉक्टर जया ठाकुर की तरफ से दलील दी गई है कि जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों एक ही पैनल में हैं तो रूलिंग पार्टी हमेशा अपना मनपसंद रेफरी चुनेगी और नेता विपक्ष सिर्फ एक मैथमेटिकल इरेलेवेंस बनकर रह जाएगा, यानी सिर्फ संख्या की तरह बस गिनती के लिए। और भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि 2023 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ तब तक के लिए था जब तक संसद कानून नहीं बनाती। अब चूंकि कानून बन चुका है इसीलिए कोर्ट अब संसद को यह आदेश नहीं दे सकता कि वो अपनी कमेटी में किसे रखे और किसे ना रखे। सरकार का तर्क है कि चुनाव आयुक्तों का चयन एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और इसमें न्यायपालिका को घुसाना शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जवाब दिया कि भले ही संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं हो सकता और मुक्त और निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में होगा तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे, यही असली सवाल है। अब इसी बीच बंगाल चुनाव हो भी गए। अप्रैल 2023 और अप्रैल 29 को 2 चरणों में मतदान हुआ और बीजेपी ने जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने सीधे आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट काउंटिंग सेंटर से जबरदस्ती निकाले गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक फुटेज जारी नहीं किया है। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी का अभियान फिर से तेज कर दिया है। उनका कहना है कि बिहार के बाद बंगाल में भी वही पैटर्न देखने को मिला है। पहले एसआईआर के नाम पर लाखों वोटर हटाओ, फिर वो खाली सीटें बीजेपी के पक्ष में भरो
और इसी पैटर्न को विपक्ष अब हर राज्य में देख रहा है। यही वजह है कि असली लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। तो अब असली सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून को असंवैधानिक करार दे दिया है तो क्या होगा। सबसे पहले तो उस कानून के तहत हुई हर नियुक्ति पर सवालिया निशान लग जाएगा। मतलब ज्ञानेश कुमार और एसएस सिंधु दोनों की नियुक्ति की वैधता ही खत्म हो जाएगी। फिर सरकार को नया कानून बनाना पड़ेगा या पुराने सिस्टम में लौटना पड़ेगा जिसमें सीजेआई शामिल थे। और इसका सीधा मतलब है कि बंगाल और बिहार में जो भी फैसले इन चुनाव आयुक्तों ने लिए हैं उन सब पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। इसीलिए मोदी और अमित शाह की पूरी मशीनरी इस मामले में लगी हुई है, क्योंकि अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर एक भी खरोंच आई तो उसके पीछे की पूरी राजनीतिक प्लानिंग का पर्दाफाश हो सकता है। और सबसे बड़ा झटका सीधे अमित शाह को लगेगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार उन्हीं के साथ काम कर चुके हैं। विपक्ष का आरोप यही है कि गृह मंत्री ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को चुनाव आयोग में बैठाकर पूरी चुनावी प्रक्रिया अपने हाथ में ले ली है। दर्शकों, मामला बहुत गंभीर है। ये सिर्फ एक अधिकार की कुर्सी का मामला नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की रीढ़ का मामला है। अगर अंपायर ही पक्षपाती हो जाए तो खेल कैसे निष्पक्ष होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। अगर कोर्ट कानून बरकरार रखता है तो सरकार का दबाव और बढ़ेगा, लेकिन अगर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो ये देश के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। और शायद यही वजह है कि इस वक्त सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो टकराव दिख रहा है वो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा संवैधानिक टकराव बन सकता है। अब फैसला कुछ ही दिनों में आ सकता है और जैसे ही फैसला आएगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को रद्द कर देना चाहिए? क्या ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर पुनर्विचार होना चाहिए? क्या नेता विपक्ष और सीजीआई दोनों को सिलेक्शन पैनल में होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।